दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम आपको होली की यानी कि रंगों के महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हमारे देश में होली बड़े ही उत्साह से मनाई जाती है। हर संप्रदाय, हर धर्म के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, जो कि भाईचारे का प्रतीक है। और इसी प्रकार से हम आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। होली की ये रंग आपके जीवन में बहुत सारी उमंगें, नई नई खुशियां लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कृषि दर्शन कार्यक्रम का हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे उद्यानिकी की, जैसे फल फूल सब्जियों की। कौन कौन से सामयिक कार्य इस समय किए जा रहे हैं, कौन कौन से आवश्यक कार्य हैं जो इस समय किए जा रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम का विषय है उद्यानिकी में सामयिक कार्य। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल जी, जो कि वैज्ञानिक हैं जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र पवार खेड़ा से। डॉक्टर साहब, आपका हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और साथ ही साथ होली की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। किसान भाइयों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी डॉक्टर साहब, विषय की तरफ बढ़ते हैं और जैसा कि हमारा आज का जो कार्यक्रम का विषय है उद्यानिकी में जो सामयिक कार्य होने हैं, उन सामयिक कार्यों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से सामयिक कार्य हैं जो इस समय चल रहे हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि होली का अभी समय आ गया है, मार्च का महीना चल रहा है। इस समय तापमान में वृद्धि हो रही है, जो नमी है वातावरण में वो कम होती जा रही है। तो इसमें विशेष प्रकार की जो फसलें होती हैं जो इस समय के लिए उपयुक्त होती हैं, उनको लगाने का समय आ गया है। अगर बात करें नई फसलों की लगाने की, तो भिंडी ऐसी फसल है जो गर्मियों के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। तो इस समय जिन किसान भाइयों ने भिंडी लगाना चाहते हैं तो उसकी बुआई शीघ्रता से कर लें। इसके अलावा जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं, उसकी विशेषता होती है कि उसकी जड़ें जो होती हैं गहराई में जाती हैं और ज़मीन के निचले स्तर से सिंचाई हेतु यानी पानी लेती हैं। तो कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी, गिलकी, तोरई, टिंडा, करेला, इन सब चीज़ों की बोनी करें। और जिन किसानों ने बोनी कर ली है वो तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा खीरे का बहुत अच्छा बाज़ार होता है, तो खीरे की फसल इस समय लगा सकते हैं। इसके अलावा तरबूज और खरबूज भी मध्य प्रदेश में बहुत आयात में लगती है और इसका बाज़ार भाव भी अच्छा मिलता है, तो इस समय उसकी भी लगाएं। इसके अलावा अगर फलों की बात करते हैं तो आम में इस समय बौर आ रहा है, तो उसकी देखभाल करने की आवश्यकता है। जो किसान भाई अपने खेत में बगीचे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी तैयारी का उपयुक्त समय है। तो इस प्रकार से फल की बात करें, सब्जियों की बात करें, तो बहुत से सामयिक कार्य हैं जिनको किसान भाइयों को इस समय करने की आवश्यकता है। जी सर, जैसे कि अभी आपने फलों की बात करी और आम की भी बात करी, तो वहीं हम आम, अमरूद और यदि हम बेर के बागानों की बात करें तो सर इस समय कौन कौन से ऐसे प्रबंधन कार्य हैं जो अति आवश्यक होते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं आम की, क्योंकि आम में इस समय बौर आ रहा है और इस समय फूल की अवस्था पे चल रहा है। और यही अगर इस समय अगर देखभाल सही ढंग से कर लेते हैं किसान भाई, तो आगे चल के उनको उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि बौर पे आप खेत की निगरानी करते रहें, बगीचे की निगरानी करें और खेत में सिंचाई, क्योंकि अभी बौर आ चुका है, अब सिंचाई खेत में आवश्यक रूप से चालू कर दें। और जहाँ तक संभव हो वहाँ तक ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई पद्धति का प्रयोग करके आम के बगीचों को सिंचित करें। इसके अलावा बौर में ये भी देखने में आता है कभी कभी कि फफूंद जनित रोग लगता है, जिसमें बौर जल कर ऐसा लगता है जैसे जल गया है और झड़ने लगता है। अगर इस प्रकार की कोई समस्या उसमें दिखाई दे रही है तो उसका रोकथाम करना बहुत ही आवश्यक है। ये पाउडरी मिल्ड्यू या भभूतिया रोग होता है और इसके लिए जो घुलनशील सल्फर होती है लगभग 3 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा एक कीट भी होता है जो इस समय आम के बौर का रस चूसता है, जो फुदका के नाम से या हॉपर के नाम से जाना जाता है, उसका नियंत्रण करना भी आवश्यक है। और इसके लिए रस चूसक कीट के लिए जो विशेष प्रकार के रासायनिक कीटनाशक होते हैं, जैसे थायोमेथॉक्सोन हुआ,
हुआ या इमिडाक्लोप्रिड, कोई भी दवा का इसमें प्रयोग करके हम छिड़काव कर सकते हैं। अब आपने बोला कि अमरूद और बेर की बात करें, तो अमरूद चूंकि इस समय फसल खत्म हो गई है, जो बगीचे थे उनमें फल आ चुका है, साथ ही साथ बेर में भी फलन हो चुका है, तो बेर में इस समय हल्की कटाई छटाई की आवश्यकता है। और जो भी ऐसी शाखाएं हैं जो रोगग्रस्त हो गई हैं या कीटग्रस्त हो गई, उनको आप इस समय निकाल दें, और बेर के जो पौधे हैं उनको आकार देने का इस समय, कैनोपी को आकार देने का सही समय है। इसी तरह से अमरूद में भी हमको हल्की काट छांट की ज़रूरत है। और कहीं कहीं पर अमरूद के जो बगीचे हैं वो सूखते हुए दिखाई देते हैं। इस समय एक तने में छेद करने वाली इल्ली, जो इंडरबेला कीट के नाम से भी जाना जाता है, उसका भी प्रकोप कहीं कहीं पर खेतों में दिखाई दे रहा है। तो उसमें जहाँ से भी जॉइंट होते हैं वहाँ पर छेद करके एक इल्ली अंदर घुस जाती है, जिससे पौधा ऊपर से सूखने लगता है। तो ऐसी जगह पे आप इसका निरीक्षण करें, और अगर इस प्रकार की समस्या आ रही है तो उसको इल्ली के नियंत्रण करने के लिए जो रासायनिक कीटनाशक है वो रुई में भिगोकर इसके अंदर छेद में डाल दें, ऊपर से मिट्टी से बंद कर दें, तो जिससे अपने जो अमरूद के बगीचे हैं वो सुरक्षित रहेंगे। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि जैसे कि फफूंद जनित जैसे रोगों की जी जो जी। आपने बात कही है, तो रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव तो हमारे किसान भाई कर सकते हैं। सर, कुछ देसी उपायों के बारे में आप बताना चाहेंगे? जैसे सर, नीम का रस भी उपयोग किया जी जाता जी। है, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, इसके लिए जितने भी अपने कीड़े होते हैं, जो कीट होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें कई सारे ऐसे तरीके होते हैं। जैसे नीम ऑयल होता है, बाजार में 3000 ppm की सांद्रता वाला, कंसंट्रेशन वाला नीम ऑयल भी मिलता है। उसका छिड़काव भी हम कर सकते हैं। उसका छिड़काव हमको यानी मतलब जब बहुत ज़्यादा रोग का प्रकोप हो रहा है या कीटों का प्रकोप हो रहा है, जब ना करके शुरुआती अवस्था में जब दिखाई देते हैं उनको करना है। और रोकथाम एक ऐसी तरीका है जिसमें शुरुआती अवस्था में अगर कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो वो रोगग्रस्त पौधों को या कीटग्रस्त पौधों को अलग कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जी किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि शुरुआती दौर में ही आपको देख लेना चाहिए कि कौन कौन से कीटों का हमला हो रहा है और उनसे किस प्रकार से हमको बचना है। तो आप यदि शुरुआत में भी इनको देख लेंगे तो निश्चित तौर से आपकी फसलें बहुत अच्छी होंगी। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं उद्यानिकी में सामयिक कार्य के विषय को लेकर। डॉक्टर विजय अग्रवाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि विशेषज्ञ हैं जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। नहीं, हमने बात करें यदि हम ग्रीष्मकालीन फलों की फसलें भी हैं सर, उसमें भी कीट रोग लग जाते हैं सर, उनके नियंत्रण के बारे में भी आप हमें बताइए। अगर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि फलों की खेती की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अभी जैसे आम की तो आपने बात की कि उसमें बौर इस समय लग रहा है, उसमें कीट आ रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आम का जो तना होता है उसमें गोंद सदृश पदार्थ निकलता हुआ दिखाई देता है। विशेषकर जो नए बगीचे लगाए उसमें इस तरह की समस्या दिखाई देती है। तो उसमें आप खेत का और उसमें क्या होता है, आगे चल के जो नए पौधा लगाया हुआ आम का बगीचा स्थापित किया है वो पौधा मर जाता है। तो उसमें उसको खुरच के उसको निकाल देना है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो बाज़ार में मिलता है, COC के नाम से मिलता है, उसका घोल बनाकर उसका पेंट करना आवश्यक रहता है, जिससे जो फफूंद जनित रोग है, जो गमोसिस जैसी बीमारी है, उससे बचा जा सके। इसके अलावा जैसे कि तना छेदक कीट की बात हुई थी, उसमें तना छेदक कीट, अमरूद में तना छेदक कीट से निपटने की आवश्यकता है। इसी तरह से जो नींबू और संतरे की फसल जो लगी हुई है उसमें रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। तो रस चूसक कीटों के प्रकोप को भी ध्यान में रखना है और उससे भी निपटने का इस समय रस चूसक कीटों के लिए इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथॉक्सोन, एसिडामाप्रिड नामक कोई भी दवा जो बाजार में उपलब्ध हो उसका आप छिड़काव इसमें करते रहें। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई फलों की कि फलों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचता है और क्या क्या इनके बचाव हैं। जी जी। बात करें यदि हम सब्जियों की,
होगी। जी, जी। सब्जियों में भी विशेषकर जैसे टमाटर है सर, मिर्च जी। है, बैगन है, इनमें भी कीटों के हमले होते हैं और कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। जी, जी। इन सब्जियों को किस प्रकार से बचाया जा देखिए सकता है? अगर अगर टमाटर की अगर अपन बात करते हैं तो टमाटर में इस समय जो बीमारी कहीं कहीं पर दिखाई देती है वो होती है रस चूसा कीट की, विशेषकर सफ़ेद मक्खी के कारण। इसमें क्या होता है कि पौधों में वायरस जनित रोगों का प्रसार होता है और जिससे जो फलन होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो आवश्यकता होती है खेत में साफ सफाई रखने की, जिससे रस चूसा कीटों का प्रसार खेत में ना हो। इसी तरह से मिर्ची की फसल भी जो लगी हुई है वहाँ पर भी माथा बनना, किसानों की भाषा में होता है कि माथा बन रहा है या पौधों की बढ़वार नहीं हो रही, पत्ते कुकुड़ रहे हैं, तो उस तरह की भी समस्या आती है। वो भी रस चूसक कीटों के कारण होती है। तो रस चूसक कीटों का नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए नीम के तेल का जो छिड़काव है वो आप समय समय पर करते रहें। लगभग मात्रा रहेगी 5 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर का जो पंप होता है, 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के मान से इसको मिलाकर हमको छिड़काव करना है। अगर बहुत ज़्यादा समस्या रहती है तो इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml प्रति लीटर मान से हमको इसमें छिड़काव करने की आवश्यकता रहती है। और इसी के साथ साथ जो बैगन की आपने बात की तो बैगन में, और अगर भिंडी भी उसमें शामिल कर लें तो इसमें है ना फल छेदक कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फल छेदक, और बैगन में तो एक बार फल छेदक कीट आ जाता है तो वो उसकी बाजार में भाव ही नहीं मिलता जी, है। एकदम सही तो कहते हैं। हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले तो ग्रसित जो फल है उनको खेत से निकालने की आवश्यकता है। और अगर इस तरह की समस्या आती रहती है तो गर्मियों में गहरी जुताई भी किसान भाई इसमें करें और इसके बाद इसमें कोई भी अच्छा कीटनाशक या नीम के तेल के छिड़काव के साथ साथ साइपरमेथ्रिन जैसा कीटनाशक का भी प्रयोग करके इसको रोकथाम इसकी की जा सकती है। जी किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि शुरुआती दौर में ही आपको देख लेना चाहिए कि कौन कौन से कीटों का हमला हो रहा है और उनसे किस प्रकार से हमको बचना है। तो ये आप यदि शुरुआत में भी इनको देख लेंगे तो निश्चित तौर से आपकी फसलें बहुत अच्छी होंगी। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं उद्यानिकी में सामयिक कार्य के विषय को लेकर। डॉक्टर विजय अग्रवाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि विशेषज्ञ हैं जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, चर्चा चल रही थी कीट प्रबंधन को लेकर और फूलों और फसलों की और सब्जियों को लेकर। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों का रोज खेत में जाना कितना अनिवार्य है? रोज खेत में जाइए, रोज फसलों को देखिए। नहीं, रोज यानी हमको ये पूरे खेती को व्यावसायिक ढंग से लेना चाहिए और रोज खेत में भ्रमण करना चाहिए। कुछ बीमारियां ऐसी होती है विशेषकर उद्यानिकी फसलों में, सब्जी फसल में, कि अगर हमने शुरुआती अवस्था में उसको नहीं पहचान पाया या नहीं देख पाया तो बहुत जल्दी बाकी जो हमारे पौधे होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचा देती। तो रोज निरीक्षण करते रहें, खेत की मेड़ों को साफ सफाई रखें। ये भी देखना आवश्यक होता है कि पर्याप्त जगह में अगर सिंचाई चल रही है तो हर पौधे पे पानी जा रहा है या नहीं जा रहा, कहीं पर ड्रिप लाइन चोक तो नहीं हो रही है। तो निरीक्षण करते रहेंगे तो सारी चीज़ें मालूम चलती रहेंगी और साथ में कोई अगर रोगग्रस्त फल हो रहा है तो उसको समय समय पे निकालना, या फिर कहीं पर कटाई छटाई की आवश्यकता है फल बगीचों में तो उनको ध्यान में रखना। और इससे क्या होता है कि हमारा
खेत में लागत कम होगी और हमारी जो उत्पाद है वो भी अच्छी मात्रा में आएगा और अच्छी गुणवत्ता का भी रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि बताया कि रोज़ रोज़ देख रेख करना हमें हमारी फसलों की अत्यंत आवश्यक है, साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी लागत में तो कमी आएगी ही आएगी, साथ में उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब, सिंचाई के बारे में अभी आप बता रहे थे हमें, तो किस प्रकार की सिंचाई की आप सलाह देंगे? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है और बाकी स्प्रिंकलर भी हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो उद्यानिकी फसलों की अगर बात करते हैं तो इसमें टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। इसमें क्या होता है कि बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों के पास सीधे पानी भेजा जाता है, तो जिससे पानी की बचत तो होती है, साथ में इसमें क्या होता है कि सही जगह पे पानी जाने से पौधों की जो बढ़वार होती है वो अच्छी होती है और सही समय पे पानी जितनी मात्रा में और जिस समय पानी देना रहता है उसी समय हम इसको दे सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण लाभ इसमें ये होता है कि इसमें श्रम लागत में भी कमी आती है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, हमने बटन दबाया और सारे खेत में पूरे साथ पानी चला जाता है। और एक और इसमें फ़ायदा होता है कि इसमें जो उर्वरक होते हैं वो घुलनशील रूप में देकर वेंचुरी के माध्यम से सीधे खेत में हम इसको दे सकते हैं। तो इसमें हमारी उर्वरकों की बचत होती है, श्रम लागत की बचत होती है, पानी की बचत होती है और इसमें जो गुणवत्ता होती है वो अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है कि अगर हम सब्जियों के लिए हम अगर ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें हमको इनलाइन ड्रिपर्स की आवश्यकता होती है, यानी जो लैटरल्स होते हैं उसी में ड्रिपर अंदर से फिट होते हैं, वो वाले लगते हैं। और जो फलदार पौधे होते हैं, फलदार बगीचा होता है, उसमें ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। जब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप अपने खेत में लगाते हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि उसमें सारे उसके कंपोनेंट हैं, उसमें प्रेशर गेज है, वेंचुरी है, फिल्टर्स हैं, वो आप किसी विशेषज्ञ से राय लेके सारी चीज़ें उसमें आप लगवाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिले। और इसमें आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने के साथ साथ जब सिस्टम लगाएं तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसका मेंटेनेंस या रखरखाव कैसे करते हैं। कई बार रखरखाव ना करने के कारण किसान भाई उस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चोक हो जाता है और उसको निकाल के रख देते हैं। तो लंबे समय तक उपयोग करने के लिए इसके रखरखाव की तकनीक को भी सीखना बहुत ही आवश्यक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसान भाई इस जानकारी से ज़रूर लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, नए बगीचों की तैयारी को लेकर, यदि हमारे किसान भाई जो नए बगीचों की तैयारी भी कर रहे हैं, यदि उसको लेकर बात की जाए तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, किस प्रकार से हमें नए बगीचों की तैयारी करनी है? नए बगीचे की तैयारी के लिए आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, बहुत ही उपयुक्त समय है। नहीं तो हमारे किसान भाई सोचते हैं कि जब बारिश का मौसम आएगा जब फलदार पौधे लगाएंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसी समय इसकी तैयारी की आवश्यकता होती है। जहाँ पर भी हमको बगीचा लगाना है वहाँ पर आप खेत को चयन कर लें, ध्यान रखें पानी ना भरता हो उस जगह पर लगाना है। उठी हुई मेड़ों पर भी आजकल उठी हुई मेड़ों पर भी बगीचे लगाने का चलन है और ये बहुत अच्छा विकल्प होता है। इसके अलावा इसी समय आपको गड्ढे भी करने हैं, यानी जैसे बड़े फलदार वृक्ष होते हैं, जैसे आम हुआ, अमरूद हुआ, इसके बाद कटहल हुआ, इसमें 1 मीटर लंबा गहरा चौड़ा गड्ढा करते हैं। इसके बाद नींबू वर्गीय जो पौधे होते हैं उसमें लगभग 2 फीट लंबा गहरा चौड़ा गड्ढा इसी समय करते हैं। इससे क्या होता है कि गड्ढों में पर्याप्त मात्रा में धूप लग जाती है, जिससे जो मृदा जनित रोग एवं कीट हैं वो खत्म हो जाते हैं, खरपतवार के बीज खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद जब बारिश होती है उससे पहले गड्ढों की भराई हो जाती है और बारिश के बीच में पौधों को लगाना पड़ता है। और इसी समय किसान भाई आप जो भी उचित नर्सरियां हैं, जो उद्यानिकी विभाग की नर्सरियां हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, फल अनुसंधान केंद्र हैं, वहां से आप पौधों के लिए इस समय आप संपर्क कर लें, पौधों की बुकिंग आप सही समय पे करा लें। और हमेशा ध्यान रखें कि ग्राफ्टेड या बडेड वाले पौधे इसमें लेने हैं, इसमें बीजू पौधे नहीं लेना है। तो आप इस समय खेत की तैयारी कर लें और साथ ही साथ पौधों की भी बुकिंग करा लें, अन्यथा समय पर फिर पौधे अच्छी किस्म के पौधे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी है। और डॉक्टर साहब, हमारे जो नए युवा भी हैं कई बार वो भी सोच रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में आए, उद्यानिकी से जुड़े, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या उनके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह की व्यवस्था की आप बात बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। नए जो युवा आ रहे हैं वो खेती के साथ साथ खेती पे आधारित उद्योगों को अपनाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा उसमें, क्योंकि जैसे भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है मध्य प्रदेश में हर चीज़ का, तो उससे संबंधित प्रसंस्कृत पदार्थ बनाने के लिए आप अपने खेतों में, गाँव में
में, शहरों में या औद्योगिक ज़मीनों पे आप कुछ अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। चाहे खेती की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, आप उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करके आप किसानों के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है, वहाँ पर आप ट्रेनिंग ज़रूर लें और ट्रेनिंग के आधार पर ही अपने खेती का काम करें या फिर उद्योगों के लिए आगे बढ़ें। वे चाहें तो सर प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं, जैसे टमाटर जी, भी बहुत आयात में हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए तो हाँ, टमाटर जैसे अभी इस समय टमाटर का जी। उत्पादन बहुत हो रहा है, बाजार में रेट बहुत कम मिल रहा है, इसी तरह से अब प्याज भी निकलेगा, लहसुन भी अभी आएगा, मिर्च है, तो इनसे संबंधित जैसे टमाटो पेस्ट हुआ, टमाटर पाउडर हुआ, इसी तरह से प्याज के रिंग्स होते हैं, प्याज के डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट होते हैं, यानी निर्जलीकृत पदार्थ होते हैं, पाउडर होता है, आलू के चिप्स होते हैं, इससे संबंधित उद्योग और बहुत सारे आजकल रेडी टू ईट पदार्थ बनने लगे हैं जो बाजार में आने लगे, इनसे संबंधित उद्योग लगा सकते हैं और इसके लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के माध्यम से इसमें सब्सिडी भी उपलब्ध है और साथ ही साथ इसमें प्रशिक्षण की व्यवस्था भी है। तो किसान अपने छोटे छोटे से प्रोजेक्ट बनाकर, युवा जो हैं विशेषकर इस तरह के प्रोजेक्ट बनाकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से जुड़ते हैं तो वो निश्चित रूप से खेती को एक बहुत ही अच्छा लाभ का धंधा बना सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को कृषि संबंधी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उद्यानिकी संबंधी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और चलते चलते होली की आपको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है खेती की खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। किसानों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार, व्यवसाय में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण, कृषि विभाग बनाएगा खेती को लाभ का धंधा, प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन और बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की समृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र का विकास जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि हम 2 बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें कृषि सेक्टर का विकास और गांवों की समृद्धि शामिल है। किसानों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है जिससे उन्हें सीधे लाभ मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सेक्टर को विकास का इंजन बताया और कहा कि बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कृषि क्षमता का पूरा उपयोग करना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय बजट को विकसित भारत के विजन का नया विस्तार बताया और कहा कि अब विचार विमर्श का नहीं बल्कि क्रियान्वयन के प्रभावी तरीके पर जोर देने का समय है ताकि अच्छे से अच्छा और जल्दी से जल्दी परिणाम मिले। कृषि एवं ग्रामीण समृद्धि पर राजग सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट से जुड़े वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम ने निर्णयों एवं नीतियों को भी प्रभावी बनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि व्यापार व्यवसाय में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। दुग्ध क्षेत्र, पर्यटन, एमएसएमई सहित हर क्षेत्र में सहकारिता का अलग ही महत्व है। सहकारिता के बिना कुछ भी संभव नहीं। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया कि जिस क्षेत्र में भी इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की मौजूदगी में 19 MOU होना क्रांतिकारी पहल है। यह सहकारिता और अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने के लिए उपयोगी साबित होंगे। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई के कार्य योजना बना ली गई है। इस साल 13.5 लाख हेक्टेयर में जायद फसलें बोने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कृषि संचालनालय भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 11.5 लाख हेक्टेयर में जायद मूंग की बुवाई प्रस्तावित है, जो पिछले साल की बुवाई के बराबर है। प्रदेश में ग्रीष्मकाल में सामान्यतः किसानों द्वारा मूंग, उड़द, मक्का, मूंगफली की बुवाई की जाती है। कुछ स्थानों पर किसानों द्वारा धान एवं तिल भी लगाई जाती है। दलहनी फसल उड़द की बुवाई 95,280 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। मक्का की बुवाई 27,877 हेक्टेयर में की जाएगी। मूंगफली 19,586 हेक्टेयर में बोने का कार्यक्रम बनाया गया है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा है कि किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत किसानों की आय में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह मिशन कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने का प्रमुख माध्यम बनेगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा प्राकृतिक कृषि के प्रसार एवं किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन किया गया है।
कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर नर्मदापुरम द्वारा जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत संकुल अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन तिलहन एवं आदर्श तिलहन ग्राम परियोजना अंतर्गत केसला ब्लॉक के ग्राम झुनकर, चनागढ़, कोटमी माल के किसानों के खेतों पर प्रक्षेत्र दिवस आयोजित किया गया। सरसों की उन्नत किस्म DRMR 150 से 35 एवं RH 725 बीज उपचार हेतु फफूंदनाशी, कीटनाशी एवं जैव उर्वरक कल्चर के साथ एकीकृत कीट प्रबंधन का प्रदर्शन 110 हेक्टेयर में लगाया गया, जिसमें किसानों को आदान सामग्री के अलावा तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। कृषि महाविद्यालय रीवा में अनुसूचित जनजाति उपयोजना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित 2 दिवसीय बकरी पालन प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अंजनी मिश्रा, पूर्व अधिष्ठाता पशु चिकित्सा महाविद्यालय रीवा थे। इस अवसर पर अधिष्ठाता डॉक्टर S.K. त्रिपाठी, कृषि महाविद्यालय रीवा ने कहा कि बकरी पालन आय का एक उत्तम स्रोत है। बकरी पालन समन्वित कृषि प्रणाली का अंग है। इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे आदिवासी कृषकों को ज़्यादा लाभ होगा। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में आज फिलहाल इतना ही और होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। होली की पुनः शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे यानी कि दिलबाग सिंह रंधावा को इजाज़त दीजिए। हम कृषि संबंधी फिर नई जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।